हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। इस वीडियो में हम जानेंगे पाचन क्या है, मानव पाचन तंत्र के सभी अंग, पाचक ग्रंथियां, प्रमुख एंजाइम, उनके कार्य और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण PYQ वन लाइनर्स। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। बिल्कुल। चलो सबसे पहले अपनी पहली स्लाइड देखते हैं। यहाँ पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू डायग्राम दिया गया है। हाँ। इसमें मुख, ग्रासनली, यकृत, पित्ताशय, आमाशय, अग्न्याशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा, ये सब बिल्कुल साफ साफ लेबल किए गए हैं। मेरा एक सवाल है यहाँ पर। जी पूछिए। एग्जाम्स में तो थ्योरी या ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं ना, फिर सीधे रटने के बजाय इस तरह के एक पूरे डायग्राम से शुरुआत करने के पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे ना एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी काम करती है। डायग्राम से शुरुआत करना पूरे सिस्टम का एक बर्ड्स आई व्यू या बर्ड्स आई व्यू देता है। अच्छा। बायोलॉजी सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है ना, ये स्पेस और लोकेशन का भी खेल है। हाँ। जब दिमाग में अंगों की लोकेशन सेट हो जाती है, यानी उनकी जगह दिमाग में बैठ जाती है। बिल्कुल। कि अच्छा, यकृत यानी लिवर दाईं तरफ है, आमाशय यानी पेट बाईं तरफ है और अग्न्याशय इन दोनों के बीच में कहीं छिपा हुआ है, तो उनके काम और उनके बीच का कनेक्शन याद रखना बहुत आसान हो जाता है। वाओ। एग्जाम हॉल में जब कोई ट्रिकी सवाल आता है ना, तो यही विजुअल मेमोरी सही जवाब तक पहुंचने में मदद करती है। सही कहा, विजुअल मेमोरी बहुत हेल्प करती है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ एक माइंड मैप बना हुआ है, बीच में पाचन तंत्र लिखा है और उससे 6 अलग अलग ब्रांचेस निकल रही हैं। राइट। जैसे परिचय और संरचना, मुख और ग्रासनली, आमाशय, पाचक ग्रंथियां जिसमें यकृत और अग्नाशय हैं, फिर आंत और लास्ट में PYQ और क्विक रिवीजन। हमें इस टॉपिक में कुल 6 मंजिलें पार करनी है। ये एक फ्रेमवर्क तैयार कर देता है जिससे कोई भी छोटा टॉपिक छूटता नहीं है। कमाल का तरीका है ये। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ पाचन यानी डाइजेशन की प्रॉपर परिभाषा दी गई है। हाँ, इसमें डेफिनेशन है। इसमें लिखा है कि जटिल या कॉम्प्लेक्स और अघुलनशील तत्वों को एंजाइम की मदद से सरल और घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। बिल्कुल। इसके 2 मुख्य भाग बताए गए हैं। पहला आहार नाल या एलिमेंट्री कनाल जो 9 मीटर लंबी है, और दूसरा पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब यहाँ एक बड़ा कंसेप्चुअल डाउट आता है मेरे दिमाग में। बोलिए, क्या डाउट है? 9 मीटर, इसका मतलब लगभग 30 फीट हो गया, है ना? एक 3 मंजिला इमारत जितनी लंबी नली हमारे इतने छोटे से पेट में कैसे फिट होगी? हाँ, यही तो कुदरत की सबसे शानदार इंजीनियरिंग है। ये 9 मीटर लंबी नली कोई सीधी पाइप नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड या घुमावदार ट्यूब होती है। ओह, यानी फोल्ड की हुई होती है। बिल्कुल, जैसे एक बहुत लंबे धागे को लपेट कर एक छोटी सी रील पर रख दिया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी आंतें आपस में लिपटी हुई होती हैं। और जहां तक इस परिभाषा में एंजाइम्स की बात है, तो उन्हें समझना भी बहुत जरूरी है। एंजाइम्स मतलब वही बायोलॉजिकल कैंची जो खाने को काटती हैं। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैंची ही है। जब हम रोटी या चावल खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत लंबी और कॉम्प्लेक्स चेन होती है। सही बात है। शरीर उसे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये एंजाइम्स रूपी कैंची उस चेन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है ताकि वो पानी में घुल सके और हमारा खून उसे आसानी से सोख कर पूरे शरीर में एनर्जी के रूप में भेज सके। क्लियर हो गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड 1 नंबर अंग मुख और मुख गुहा या माउथ एंड बकल कैविटी पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। हाँ, यहाँ सबसे बड़ा एग्जाम पॉइंट है कि पाचन की शुरुआत मुख से ही हो जाती है। लार यानी सलाइवा में 2 प्रमुख एंजाइम हैं। पहला है टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज जो स्टार्च को माल्टोज या शर्करा में तोड़ता है। राइट। और दूसरा है लाइसोजाइम या लाइसोजाइम जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। अगर इसे रियल लाइफ से जोड़ें, कई बार बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सूखी रोटी को बहुत देर तक चबाने पर वो मीठी लगने लगती है। क्या इसके पीछे यही टाइलिन एंजाइम है? एकदम सही पकड़ा। यही इस कॉन्सेप्ट का सबसे बेहतरीन प्रैक्टिकल उदाहरण है। रोटी में स्टार्च होता है जिसका अपना कोई खास मीठा स्वाद नहीं होता, वो फीका होता है। हाँ, रोटी फीकी होती है शुरू में, लेकिन जब उसे बहुत ज्यादा देर तक चबाया जाता है तो हमारी लार में मौजूद टाइलिन एंजाइम उस स्टार्च पर काम करना शुरू कर देता है और उसे माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज एक तरह की शुगर है और शुगर मीठी होती है। ओह वाओ, तभी मीठी लगती है। हाँ, और ये एग्जाम्स का बहुत ही फेवरेट PYQ है कि पाचन कहाँ से शुरू होता है, और बच्चे अक्सर पेट या स्टमक टिक कर आते हैं, जबकि सही जवाब मुख है। ये ट्रिक तो याद रखनी पड़ेगी। चलो अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये ग्रासनली यानी ओएसोफेगस के बारे में है। हाँ, फूड पाइप। फैक्ट ये है कि यहाँ किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। इसका कार्य सिर्फ भोजन को आमाशय या स्टमक तक पहुंचाना है। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ पॉइंट है क्रमाकुंचन गति
या पेरिस्टालसिस मूवमेंट। बिल्कुल। इसमें लिखा है कि ये मांसपेशियों में सिकुड़न और फैलाव की लहरदार गति है जो खाने को नीचे धकेलती है। मेरा एक थोड़ा अजीब और मजेदार सवाल है यहाँ। पूछिए। बिल्कुल। अगर कोई इंसान किसी वजह से उल्टा लटक कर सिर नीचे और पैर ऊपर करके खाना खाए तो क्या खाना फिर भी पेट में जाएगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी तो खाने को नीचे यानी मुंह की तरफ खींचेगा ना। हाँ, ये सवाल अजीब लग सकता है, लेकिन ये पेरिस्टालसिस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे बेस्ट है। हाँ, खाना फिर भी पेट में ही जाएगा। वेट, सच में? बिल्कुल, क्योंकि हमारी ग्रास नली कोई साधारण प्लास्टिक की पाइप नहीं है जहां खाना सिर्फ गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे गिरता हो। इसे ऐसे समझिए जैसे टूथपेस्ट की ट्यूब। अच्छा, टूथपेस्ट की तरह। हाँ, जब आप ट्यूब को पीछे से दबाते हैं तो पेस्ट आगे बढ़ता है। हमारी ग्रास नली की मांसपेशियां भी खाने के ठीक पीछे सिकुड़ती हैं और उसे आगे की तरफ धकेलती हैं। ये एक अनैच्छिक या इनवॉलेंट्री क्रिया है, मतलब हमें इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। यानी बॉडी अपने आप करती है ये सब? हाँ, हमारा नर्वस सिस्टम इसे खुद कंट्रोल करता है, चाहे इंसान सीधा खड़ा हो या उल्टा लटका हो। क्या बात है। चलो अब अगली स्लाइड पर आते हैं। ये आमाशय यानी स्टमक के बारे में है। राइट, स्टमक। यहाँ लिखा है कि खाना लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। यहाँ जठर रस या गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसमें 3 मुख्य चीजें होती हैं। पहला HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन को अम्लीय बनाता है और कीटाणु मारता है। हाँ। दूसरा पेप्सिन या पेप्सिन जो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। और तीसरा रेनिन या रेनिन जो दूध के प्रोटीन केसीन को पचाता है। मेरे 2 सवाल हैं यहाँ। बोलिए। पहला तो ये कि HCl तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, जिससे टॉयलेट तक साफ किए जाते हैं। ये हमारे खुद के पेट को क्यों नहीं जलाता? और दूसरा, इतने सारे नाम याद रखने की कोई ट्रिक है क्या? बहुत ही लाजवाब सवाल है। HCl वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो रेजर ब्लेड को भी गला सकता है। बाप रे। लेकिन हमारे पेट के अंदरूनी हिस्से में म्यूकस या श्लेष्मा की एक बहुत मोटी और चिपचिपी परत होती है। हाँ। ये म्यूकस एक सुरक्षा कवच का काम करता है और एसिड को पेट की दीवारों को टच करने से रोकता है। अच्छा, तो म्यूकस बचाता है हमें। बिल्कुल। जब कभी ये परत कमजोर होती है तभी इंसानों को अल्सर की बीमारी होती है। और रही बात इन्हें याद रखने की ट्रिक की, तो पेप्सिन के लिए बस अल्फाबेट्स मैच कीजिए। P से पेप्सिन, P से प्रोटीन। ओह, P से पेप्सिन, P से प्रोटीन। सिंपल है ना? और रेनिन के लिए बच्चों को याद कर लीजिए। छोटे बच्चे दिन भर सिर्फ दूध पीते हैं, इसलिए बच्चों के पेट में रेनिन एंजाइम बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि इसका मेन काम ही दूध के प्रोटीन को पचाना है। ये ट्रिक तो दिमाग में छप जाएगी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये 4th नंबर अंग छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन पर है। हाँ जी। फैक्ट है कि ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, लगभग 6 से 7 मीटर। और VVI या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ये है कि भोजन का संपूर्ण पाचन और अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। एकदम सही। इसमें रसांकुर या विली नाम की उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जो अवशोषण के लिए सरफेस एरिया बढ़ाती है। अब एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती मुझे। क्या बात? अगर ये 6-7 मीटर लंबी है, यानी पूरे शरीर का सबसे लंबा हिस्सा है, तो इसे छोटी आंत क्यों कहा जाता है? ये कंफ्यूजन होना बहुत लाजमी है। दरअसल इसका नाम इसकी लंबाई पर नहीं बल्कि इसकी चौड़ाई यानी डायामीटर पे रखा गया है। ओह, विड्थ के हिसाब से। हाँ जी, छोटी आंत बहुत लंबी जरूर होती है, लेकिन ये एक बहुत पतली नली होती है। वहीं बड़ी आंत लंबाई में सिर्फ 1.5 मीटर होती है, लेकिन वो काफी चौड़ी और मोटी होती है, इसलिए चौड़ाई के आधार पर इसे छोटी कहा जाता है। अच्छा, अब क्लियर हुआ चक्कर क्या है। और जो विली की बात हुई वो तो कमाल की चीज है। इसे एक तौलिए के रेशों की तरह विजुअलाइज कीजिए। एक सपाट कपड़े के मुकाबले तौलिए के रेशे पानी को जल्दी और ज्यादा मात्रा में सोख लेते हैं ना। हाँ बिल्कुल, टॉवल जल्दी पानी सोखता है। वैसे ही छोटी आंत के अंदर ये विली पचे हुए खाने के न्यूट्रिएंट्स को बहुत ही तेजी से सोखकर खून में मिला देते हैं। अमेजिंग। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ से प्रमुख पाचक ग्रंथियां शुरू हो रही हैं। पहला है यकृत यानी लिवर। भाई सबसे बड़ी फैक्ट्री है ये बॉडी की। बिल्कुल, एग्जाम पॉइंट भी यही है कि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या लार्जेस्ट ग्लैंड है। यकृत पित्त रस या बाइल जूस बनाता है जो पित्ताशय या गॉल ब्लैडर में जमा होता है। इसका काम वसा का पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करना है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सा चेतावनी वाला पॉइंट लिखा है कि पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। ये तो बड़ा ट्रिकी लग रहा है। अगर इसमें एंजाइम नहीं है तो ये पाचन कैसे कर रहा है? एग्जामिनर यहाँ कैसे फंसाता है? एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट्स जल्दबाजी में कहाँ फिसलते हैं। वो सवाल बनाते हैं कि पित्त रस में कौन सा पाचक एंजाइम पाया जाता है, और ऑप्शंस में पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन सब दे देते हैं। हाँ, लॉजिकली तो लगता है एंजाइम होगा ही। लॉजिक यही लगता है कि पाचन हो रहा है तो एंजाइम तो होगा ही, लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप है। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता।
ये केमिकल तरीके से नहीं बल्कि फिजिकल तरीके से वसा यानी बड़े बड़े फैट के टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। फिजिकल तरीके से मतलब कैसे? इसे ऐसे समझिए, जब चिकने और तेल वाले बर्तनों पर हम बर्तन धोने का लिक्विड या साबुन लगाते हैं तो साबुन क्या करता है, वो तेल को छोटे छोटे कणों में काट देता है ताकि पानी उसे बहा सके। हाँ, ग्रीस निकल जाता है। बस लिवर का पित्त रस भी फैट के साथ बिल्कुल यही करता है। इसे ही पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या फंडा है, मतलब एकदम क्लियर हो गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये दूसरी प्रमुख ग्रंथि अग्नाशय या पैंक्रियास के बारे में है। पैंक्रियास, हाँ। हाँ, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और एक मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड है। हार्मोन के तौर पर ये इंसुलिन बनाती है। इसकी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। राइट। और यहाँ एक बहुत ही तगड़ी ट्रिक दी है। TAL, T से ट्रिप्सिन जो प्रोटीन के लिए है, A से अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए और L से लाइपेज वसा या फैट के लिए। ये TAL ट्रिक तो बहुत ही सॉलिड है, लेकिन ये मिश्रित ग्रंथि का क्या फंडा है? इसे मिश्रित क्यों कहते हैं? टीएल ट्रिक तो ऐसी है जो एक बार पढ़ ली तो सीधे दिमाग में छप जाती है। अब बात करते हैं मिश्रित की। विज्ञान में मिश्रित मतलब वो जो दो अलग अलग सिस्टम्स का काम एक साथ करे। अच्छा, दो काम एक साथ? हाँ, हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां सिर्फ हार्मोन बनाती हैं जो सीधे खून में मिलते हैं, जैसे थायराइड, इन्हें अंतःस्रावी या एंडोक्रिन कहते हैं। और कुछ पाचक रस बनाती हैं जो एक नली के जरिए आंतों तक जाते हैं, इन्हें बहिस्रावी या एक्सोक्रिन कहते हैं। ओ, तो पैंक्रियास दोनों है। अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज एक लौता ऐसा बड़ा खिलाड़ी है जो ये दोनों काम करता है। ये इंसुलिन हार्मोन बनाकर खून की शुगर को कंट्रोल करता है, जिसकी कमी से डायबिटीज होती है, और साथ ही TAL एंजाइम्स बनाकर पाचन का काम भी पूरा करता है। इसीलिए यह एक मिश्रित ग्रंथि है। राइट, मतलब ऑलराउंडर है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में है। हाँ, यहाँ साफ साफ लिखा है कि यहाँ भोजन का कोई पाचन नहीं होता। मुख्य काम है अपचित भोजन से जल और खनिजों का अवशोषण करना। फिर मलाशय या रेक्टम में वेस्ट जमा होकर गुदा से बाहर निकलता है। बिल्कुल सही। अगर हम इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन की बात करें तो अगर बड़ी आंत अपना काम ठीक से ना करे तो शरीर पर इसका क्या असर होगा? अगर बड़ी आंत अपना काम करना बंद कर दे और पानी को सोखना रोक देना तो शरीर का सारा जरूरी पानी वेस्ट के साथ ही शरीर से बाहर निकल जाएगा। मेडिकल टर्म्स में इसी स्थिति को हम डायरिया या आम भाषा में लूज मोशन कहते हैं। ओह, अच्छा, तभी डिहाइड्रेशन होती है। बिल्कुल, इससे शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की भारी कमी हो जाती है, जिसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, और डिहाइड्रेशन इंसान के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। राइट। इसीलिए जब किसी को डायरिया होता है तो डॉक्टर तुरंत ORS का घोल पीने की सलाह देते हैं, ताकि जो पानी और खनिज बड़ी आंत नहीं सोख पा रही है उसकी भरपाई हो सके। सही बात है, ORS बहुत जरूरी हो जाता तब। चलो अब अगली स्लाइड, जो कि एक तुलनात्मक अध्ययन यानी कंपैरेटिव एनालिसिस है, उस पर चलते हैं। ये रिवीजन के लिए बेस्ट स्लाइड है। हाँ, इसमें छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक टेबल बनी है। छोटी आंत 6-7 मीटर लंबी है, पूर्ण पाचन होता है, विली द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण होता है और पाचक रस प्राप्त करती है। बड़ी आंत लंबाई में कम पर चौड़ाई में अधिक है, कोई पाचन नहीं होता, केवल पानी का अवशोषण होता है और कोई पाचक रस प्राप्त नहीं करती। एग्जाम्स में अवशोषण को लेकर अक्सर ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूजन रहता है ना, उससे इस टेबल से कैसे दूर करें? ये कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि बच्चे सिर्फ अवशोषण शब्द याद रखते हैं। एग्जामिनर यही गेम खेलता है, वो एक शिफ्ट में पूछता है कि पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है और दूसरी शिफ्ट में पूछता है कि जल का अवशोषण कहाँ होता है। हाँ, बच्चे दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस टेबल से दिमाग में एकदम क्लियर कट लाइन खींच लेनी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और ताकत देने वाली चीजों को सोखने का VIP काम छोटी आंत का है, और जब खाना पूरी तरह पच जाता है तो बचे खुचे कचरे से सिर्फ पानी को सोखने की जिम्मेदारी बड़ी आंत की है। पानी मतलब बड़ी आंत और पोषण मतलब छोटी आंत। बात खत्म। पानी बड़ी आंत और पोषण छोटी आंत, क्या बात है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जो एक समरी बॉक्स है, पाचक ग्रंथियों का सारांश। हाँ, इसमें सब समरी है। इसमें चारों ग्रंथियों को एक साथ रिवाइज किया गया है। लार ग्रंथि से टाइलिन निकलता है जो स्टार्च पचाता है। जठर ग्रंथि से HCl, पेप्सिन, रेनिन निकलते हैं जो प्रोटीन पचाते हैं। यकृत से पित्त रस निकलता है जो फैट का पाइसीकरण करता है। राइट। और अग्न्याशय से टाल एंजाइम्स निकलते हैं जो पूर्ण पाचन करते हैं। इतने सारे एंजाइम्स, अंग और उनके काम, इस पूरे चार्ट को रटने के बजाय एग्जाम हॉल में बिना कंफ्यूजन के याद करने का क्या तरीका हो सकता है? इसका सबसे बेहतरीन तरीका है अपने शरीर को ही एक मैप मान लेना। रटने की जरूरत ही नहीं है, बस ऊपर से नीचे की तरफ विजुअलाइज करें। इमेजिन करें कि खाना सबसे पहले मुंह में गया, वहां लार ग्रंथि है जिसने स्टार्च का पाचन शुरू किया। हाँ, मुंह से शुरुआत। फिर खाना पाइप से नीचे गया और पेट में पहुंचा, वहां जठर रस है जिसने प्रोटीन का पाचन शुरू किया।
फिर खाना थोड़ा और नीचे गया तो दाईं तरफ लिवर ने फैट को काटने के लिए पित्तरस फेंक दिया और बाईं तरफ अग्न्याशय में टैल एंजाइम्स फेंक कर पूरा का पूरा पाचन खत्म कर दिया। एकदम फिल्म की तरह चल रहा है सब। बिल्कुल, अगर हम इस क्रम में सिर से लेकर पेट तक एक फिल्म की तरह से सोचें तो ये सारांश हमेशा के लिए लॉजिक के साथ याद हो जाएगा। ये विजुअलाइजेशन वाली ट्रिक सबसे बेस्ट है। चलो अब अपनी अगली स्लाइड PYQ पार्ट 1 पर आते हैं। ये पार्ट बहुत स्कोरिंग है। हाँ, यहाँ 4 वन लाइनर सवाल हैं जो एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं। पहला, पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उत्तर है मुख से। दूसरा, स्टार्च का पाचन कौन करता है? उत्तर है टाइलिन। हाँ। तीसरा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर है यकृत। और चौथा, पित्तरस का निर्माण और संचय कहाँ होता है? उत्तर है निर्माण यकृत में और संचय पित्ताशय में। ये जो निर्माण और संचय वाला सवाल है इसमें अक्सर बहुत गलतियां होती है ना? जी हाँ, ये पूरे सिस्टम का सबसे ज्यादा फंसाने वाला PYQ है। होता क्या है कि एग्जाम के प्रेशर में टाइमर चल रहा होता है ना, हाँ, प्रेशर में ध्यान नहीं रहता। बच्चे सवाल में पढ़ते हैं पितरस और बिना आगे बढ़े सीधा पित्ताशय टिक कर देते हैं। लेकिन सवाल के कीवर्ड्स पकड़ने हैं। लिवर वो फैक्ट्री है जहाँ पितरस बनता है यानी प्रोड्यूस होता है। अच्छा, फैक्ट्री लिवर है। होने से पहले स्टोर होता है, इसलिए निर्माण हमेशा फैक्ट्री यानी यकृत में होगा और संचय हमेशा गोदाम यानी पित्ताशय में। फैक्ट्री और गोदाम, ये बहुत सही याद रखने का तरीका है। चलो अब अगली PYQ स्लाइड देखते हैं, पार्ट 2। इसमें भी 4 सवाल हैं। बोलिए। प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम व दूध पचाने वाला एंजाइम, उत्तर है पेप्सिन और रेनिन। पूर्ण पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? उत्तर है छोटी आंत में। राइट। वसा का पाइसीकरण किसके द्वारा होता है? उत्तर है पित्तरस द्वारा। और इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? उत्तर है अग्न्याशय से। यहाँ मुझे लगता है अग्न्याशय वाले सवाल पर थोड़ा और डिस्कस करना चाहिए क्योंकि ये बहुत खास ग्रंथि लग रही है। बिल्कुल, अग्न्याशय वाकई में शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट ऑलराउंडर है। जरा सोचिए, अगर ये ग्रंथि काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? इंसान एक साथ 2 भयानक बीमारियों का शिकार होगा। 2 बीमारियां एक साथ? हाँ, पहला पाचक रस यानी TAL नहीं बनेगा तो खाना पचेगा ही नहीं, इंसान कुपोषण का शिकार हो जाएगा। Okay. और दूसरा, इंसुलिन नहीं बनेगा तो खून में शुगर इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान को सीवियर डायबिटीज हो जाएगी। ओ बाप रे, ये तो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एग्जामिनर्स को अग्न्याशय बहुत पसंद है क्योंकि ये एक ही ऑर्गन में 2 सिस्टम्स को टेस्ट कर लेता है। सही पकड़ा एग्जामिनर का माइंड। चलो अब अपनी आखिरी स्लाइड पर चलते हैं। ये है मेगा रिवीजन मैप, पाचन का संपूर्ण सफर। ये पूरा फ्लो चार्ट है। ये सबसे आखिरी स्टेप है। शुरुआत माउथ यानी फ्यालीन से होती है, फिर पेरिस्टालसिस के जरिए खाना स्टमक तक पहुंचता है जहां पेप्सिन, रेनिन और HCl हैं। वहां से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहां लिवर का बाइल जूस, अग्न्याशय के TAL एंजाइम्स और आंतों के विली मिलकर कंप्लीट डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन करते हैं। अंत में लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर अब्जॉर्प्शन होता है और वेस्ट रेक्टम से बाहर। एकदम परफेक्ट। इस पूरे मैप को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर के अंदर कोई बहुत ही एडवांस फैक्ट्री की असेंबली लाइन चल रही हो, है ना? ये असेंबली लाइन वाला उदाहरण बहुत ही परफेक्ट है। इस फ्लो चार्ट को देखने से यही समझ आता है कि शरीर का कोई भी अंग अकेले काम नहीं कर सकता। अगर मुंह में दांतों ने खाने को ठीक से नहीं पीसा तो पेट के HCl और पेप्सिन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। अगर लिवर ने पित्त रस भेजकर फैट को छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा तो अग्न्याशय के लाइपेज एंजाइम उस फैट को पचा ही नहीं पाएंगे। सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। जब इस फ्लो चार्ट को एक कहानी या किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह पढ़ा जाता है ना, तो पूरा का पूरा सिस्टम दिमाग में एक विजुअल पिक्चर की तरह सेट हो जाता है